बहुत स्वागत है डाउटनेट की डेली क्लासेज में। तो यार अपन एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास वालों के लिए, जो कि जेई 2023 के लिए है। और उसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज अपन, मूल गणित। सबसे पहले जो गणित के मूल है उनके बारे में सीखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हर जगह कहीं ना कहीं घुसी रहेंगी, ठीक है। और इसमें भी सबसे पहले शुरुआत अपन करेंगे समुच्चय से। 11वीं कक्षा का पहला अध्याय है समुच्चय, और ये हर एक अध्याय में कहीं ना कहीं इसका थोड़ा थोड़ा उपयोग होता है, इसलिए अपन इसको सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर अपन ए समीकरणों को कैसे हल करते इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में, है ना। और फिर अपन अगले वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे। अगर देखा जाए तो मूल गणित से जेई में सवाल नहीं पूछा जाता है, मतलब इंडिपेंडेंट सवाल कभी नहीं आता है कि भाई मूल गणित से एक सवाल आ गया, नहीं। बट ये जो मूल गणित है ना, ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका छोटा मोटा उपयोग होता है, इसलिए अपने को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मूल गणित में अपन क्या क्या पढ़ने वाले इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय के बारे में। समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं, सबसे पहले सीखेंगे समुच्चय होता क्या है। फिर समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे। फिर हम बात करेंगे समुच्चयों के प्रकार के बारे में कि यार मेरे पास कितने प्रकार के समुच्चय होते हैं। अगर एक समुच्चय देके पूछेगा ये कौन से प्रकार का है तो किस तरह से मैं उसको बताऊंगा, है ना। फिर अपन समान समुच्चयों के बारे में बात करेंगे कि यार दो समुच्चय समान कब होते हैं। और फिर अपन तुल्य समुच्चयों की बात करेंगे। ये सारी चीजें अपन आज की क्लास में ही पढ़ेंगे। उसके बाद आने वाली क्लासेज में अपन बात करेंगे उप समुच्चय की। उप समुच्चय होता क्या है सबसे पहले ये सीखेंगे। कितने प्रकार के उप समुच्चय होते हैं और घात समुच्चय क्या होता है इसके बारे में अपन आने वाली क्लासेज में जानेंगे। उसके बाद अपन आ जाएंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं। कौन कौन सी संक्रियाएं हैं जो समुच्चयों पर लगती है। सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चयों के सम्मिलन के बारे में, यूनियन ऑफ सेट्स। उसके बाद हम बात करेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। उसके बाद समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। और उसके बाद समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे दैनिक जीवन में समुच्चयों का क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, किस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है जो अपन समुच्चयों की मदद से हल कर सकते हैं। यहां पे मेरा समुच्चय वाला अध्याय जो है, जो 11वीं कक्षा का पहला अध्याय है, यहां से सवाल बहुत कम चांस होते हैं कि पूछा जाए जेईई में। बट वही है ना, हर जगह कहीं ना कहीं टांग अड़ा देता भाई, कुछ पढ़ना जरूरी है। और फिर अपन बात करेंगे वेवी वक्र विधि। ये मेरे पास ए समीकरणों को हल करने की एक विधि है, और भाई साहब ये हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं से अटैक जरूर करेगी, इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। इस तरह से अपना चैप्टर जो है, पहला चैप्टर, वो खत्म हो जाएगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपन समुच्चय के साथ। हाँ भाई, कौन बताएगा समुच्चय क्या होता है। अभी भाई हो सकता है कि सबके लिए नया चैप्टर हो, भाई 9th-10th वाले जो बच्चे होते हैं वहां पे समुच्चय चैप्टर नहीं आता है, तो अपन शुरू से बताते हैं कि भाई समुच्चय क्या है। पहले समुच्चय की परिभाषा बता दें आप लोगों को क्या है। भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न होने चाहिए, पहली बात तो दो चीजों पर फोकस करना, भिन्न भिन्न, और दूसरा सुपरिभाषित। चलो भिन्न भिन्न पे अपन बाद में आते हैं। सुपरिभाषित का क्या मतलब है। हाँ भाई, सुपरिभाषित कि भाई एकदम अच्छे से परिभाषित है। अभी अच्छे से परिभाषित का क्या मतलब है, चलो बताते हैं। अपन कुछ उदाहरण ले रहे हैं, इन उदाहरणों के मदद से अपन देखेंगे कि यार कौन सा समुच्चय है, कौन सा समुच्चय नहीं है। पहला उदाहरण आया आपकी स्क्रीन पर, आपका पसंदीदा क्रिकेटर। हाँ भैया, क्या पसंद है आपको। कुछ लोगों को रोहित शर्मा पसंद होता है, कुछ लोगों को विराट कोहली पसंद आता है, कुछ लोगों को विराट कोहली एबी डिविलियर्स पसंद आता है, कुछ लोगों को क्रिस गेल पसंद आता है कि नहीं। तो इसमें क्या सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। किसी को रोहित पसंद है, किसी को विराट पसंद है, किसी को डिविलियर्स पसंद है, कुछ लोगों को डेविड वार्नर भी पसंद है, कुछ लोगों को गेल पसंद है। तो यार इधर अपन देखें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। इधर अगर अपन देखें तो अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं। कोई क्या आंसर देगा, कोई क्या आंसर देगा, मतलब अलग अलग जवाब हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण क्या है मेरे पास, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं, बचपन में पढ़ी होगी, ABCDEFGHI। ये अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला है। व्यंजन क्या होते हैं, BCD
एफ जी एच, ये अपने पास व्यंजन। स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू। तो क्या बोल रहा है दूसरा? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। यहां पे भाई साहब मेरे पास फिक्स है, ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा और यू आएगा। यहां पे मेरे पास यही अवयव आएंगे। अब कोई भी इंसान जिसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी की जानकारी होगी, उससे जाकर मैं पूछूंगा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह, तो सबका उत्तर मेरे ख्याल से तो यही आएगा। अब जिसको नहीं पता होगा वो तो बेचारा कैसे देगा आंसर, लेकिन जिसको पता होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का आंसर यही देगा, जिसको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी का नॉलेज होगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे अपने पास क्या है? आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम। हाँ भाई, कौन सी टीम पसंद है आप लोगों को? अब जैसे मैं अपना बताऊं भाई, मेरे को तो रोहित शर्मा पसंद है। रोहित शर्मा पसंद है तो ऑटोमेटिकली मेरे को मुंबई इंडियंस पसंद आ जाती है। कुछ लोगों को आरसीबी पसंद आती है जिनको विराट कोहली पसंद है। कुछ लोगों को चेन्नई सुपर किंग पसंद आती है जिनको धोनी पसंद है। और जैसे दिल्ली को भी काफी लोग पसंद करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। कुछ लोगों को सनराइजर हैदराबाद भी पसंद होती है। तो इधर भी मामला जो है मेरे पास बराबरी का है कि भाई किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, मतलब अलग अलग चीजें आ रही है मेरे पास उत्तर निकल के। ठीक है, और आखिरी उदाहरण देखे क्या कह रहे हैं? प्राकृत संख्याओं का संग्रह। प्राकृत संख्याओं का संग्रह। हाँ भाई, प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश। अच्छा यार, आप लोगों ने कभी सोचा है कि इनको प्राकृत संख्याएं क्यों बोलते हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रकृति से निकल के, जमीन से निकल के इसलिए अपन इनको प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो प्राकृत संख्याएं बोलने का क्या मतलब है? अच्छा, जैसे मान लो प्राकृतिक चीजें, जैसे मान लो एक पेड़ है, तो एक पेड़ हो सकता है, 2 पेड़ हो सकते हैं, 3 पेड़ हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी बोला कभी कि यार 2.5 पेड़, 2 और आधा पेड़, आधा पेड़ नहीं होता है। तो प्राकृतिक चीजें हैं, उनको अपन प्राकृत संख्याओं से निरूपित करते हैं। कोई भी चीज देख लो, जैसे अपने पास एक पृथ्वी है, एक सूर्य है कि नहीं? तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं उन सबको अपन प्राकृत संख्याओं से निरूपित कर सकते हैं। और जो चीजें होती है वो कभी भी अपने पास भिन्न में नहीं होती हैं। ऐसे थोड़ी आधी पृथ्वी या आधा सूर्य, कभी देखा ये है कि नहीं? तो जितनी भी प्राकृत चीजें हैं वो अपने पास प्राकृत संख्याओं से निरूपित की जाती है, और 1 से शुरू होकर 2 3 4 5 6 अनंत तक जाती रहती है। चलो फिर छोड़ो, अपन फिर से आ जाते हैं अपनी बात पे। तो यार भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित, इस सुपरिभाषित का क्या मतलब है? सुपरिभाषित का मतलब है कि यार जाके किसी से भी पूछ लो, संसार के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, सबका जवाब अगर समान आएगा तो उसको मैं बोलूंगा क्या? सबका जवाब समान आएगा तो उसको मैं सुपरिभाषित बोलूंगा। ठीक है, संसार के किसी भी कोने में, लिख लो भाई साहब, संसार के किसी भी कोने में प्रत्येक व्यक्ति का जवाब समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। भाई कहीं पे भी चले जाके, कहीं पे भी किसी से भी जाके पूछ लो, अगर हर एक का जवाब समान आता है, हर एक का जवाब एक ही आता है, तो अपन बोल देंगे कि ये मेरे पास एक सुपरिभाषित संग्रह है। और अगर सुपरिभाषित संग्रह है तो समुच्चय है। अब भाई चारों उदाहरणों की बात करते हैं। पहले उदाहरण में आपका पसंदीदा क्रिकेटर, इसमें अलग अलग जवाब आ सकते हैं। भाई पहले में सबके अलग अलग आ सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के मैच कर रहे हो, बट सबके समान जवाब नहीं आएंगे। सब लोगों को रोहित शर्मा पसंद नहीं है, सब लोगों को विराट कोहली पसंद नहीं है, सब लोगों को डिविलियर्स पसंद नहीं है, सब लोगों को क्रिस गेल पसंद नहीं है। तो इधर जब मैं पूछूंगा अलग अलग लोगों से, तो मेरे पास चांसेज हैं कि भाई अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब आ सकते हैं। दूसरे सवाल पे नजर डालें तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब भाई इधर ऐसा कोई चांस नहीं है, इधर अपने पास ऐसा कोई चांस नहीं है कोई मना कर दे कि ना भाई ए जो है मेरे पास स्वर नहीं है अंग्रेजी वर्णमाला का।
या ई जो है वो मेरे पास स्वर नहीं है, या आई जो है वो मेरे पास स्वर नहीं है, हर एक इंसान का इधर जो जवाब होगा वो सबका एक समान होगा। एक समान होगा तो ये मेरे पास एक सुपरिभाषित संग्रह हो गया। और अगर सुपरिभाषित संग्रह हो गया तो ये मेरे पास एक समुच्चय हो गया। समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है? जो संग्रह है वो सुपरिभाषित होना चाहिए, इतनी अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति का जवाब समान आए, प्रत्येक व्यक्ति का जवाब समान आए। ठीक है, तीसरे वाले में देखें, आपकी पसंदीदा आईपीएल टीम। भाई इसमें भी अब जरूरी तो नहीं तो हर एक इंसान को मुंबई इंडियंस पसंद हो, या हर एक इंसान को आरसीबी पसंद हो, बेंगलोर पसंद हो, या हर एक इंसान को चेन्नई पसंद हो, या हर एक इंसान को दिल्ली पसंद हो। सबकी यहाँ पे भी अलग अलग पसंद हो सकती है। या ऐसा कहे कि प्रत्येक व्यक्ति की पसंद एक ही टीम नहीं होगी, सबकी अलग अलग पसंद हो सकती है। ठीक है, या कुछ लोगों की अलग पसंद हो सकती है, तो भी ये मेरे पास सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब जब भी याद में संसार के किसी भी कोने में चले जाओ सबका उत्तर समान आएगा, तभी सुपरिभाषित होगा। अच्छा, इसी संग्रह को अगर मैं इसको बनाना चाहता कि यार मेरे पास, मैं इसको एक सुपरिभाषित संग्रह बना लूं, तो इस पसंदीदा को हटा के मैं ऐसा बोल देता आईपीएल टीमों का संग्रह। तो भाई आईपीएल टीमों का संग्रह मेरे को पता है कि 8 आईपीएल टीम है, वो आ जाता, तब ये मेरे पास एक सुपरिभाषित हो जाता। तो सुपरिभाषित बनाने से कौन रोक रहा है इसको? ये पसंदीदा। यहां पे भी ये पसंदीदा ही रोक रहा था, है कि नहीं? पसंदीदा, ईमानदार, सर्वश्रेष्ठ, इस तरह के जहां शब्द आएंगे वो मेरे पास संग्रह होंगे, वो सुपरिभाषित नहीं होंगे। ठीक है, फिर अपने पास चौथे में देखें, प्राकृत संख्याओं का संग्रह। भाई इधर भी अगर मैं बात करूं तो प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि भाई प्राकृत संख्या यही है, तो इसका उत्तर भी संसार के कोने में, किसी भी कोने में जाके पूछ लो किसी से भी, हर एक का उत्तर वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। ठीक है भाई, तो ये भी मेरे पास एक समुच्चय है। तो इन 4 उदाहरणों से हमें पता चल गया कि समुच्चय क्या होता है, भिन्न भिन्न अवयवों का। भिन्न भिन्न पे अभी अपन चर्चा करेंगे, अभी सिर्फ सुपरिभाषित पे चर्चा करिए। ऐसा चलो भिन्न भिन्न को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का क्या मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, प्रत्येक व्यक्ति का जवाब एकदम समान होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब भिन्न भिन्न से क्या मतलब है, एक उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक ऐसा दे रखा है, स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय क्या दे रखा है बेटा? स्कूल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो यार यहां पे देखो तो मैं ऐसा लिखूंगा SCHOOL। ठीक है भाई अगर एक नॉर्मल इंसान होगा तो वैसे ही लिखेगा। स्कूल शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? एस आ रहा है, सी आ रहा है, एच आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, एल आ रहा है। अब भिन्न भिन्न से इसका क्या मतलब है कि यहां पे ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। भिन्न भिन्न से क्या मतलब बेटा इसका कि भाई ओ को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। अगर अपन ओ को 1 बार लिखेंगे तो भी वो समान समुच्चय को ही निरूपित करेगा। मतलब ओ को मैं 1 बार लिखूंगा या 2 बार लिखूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब जब भी अपन एक समुच्चय में अवयव लिखेंगे, उनको क्या, वो सारे अवयव क्या होने चाहिए? भिन्न भिन्न होने चाहिए। भाई गलत ये नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि ये वाला जो लिखा है ये गलत है। 2 बार ओ लिखा है तब भी गलत नहीं है, पर ज्यादा सही क्या है? ये ज्यादा सही है जिसमें मैं अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं। समझ गए बात? तो भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। इन 4 उदाहरणों से आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी बात कि समुच्चय क्या है। कि भाई दुनिया के किसी भी कोने में जाके देख लो, अगर सबका उत्तर समान आता है तो वो मेरे पास एक समुच्चय होगा। अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग उत्तर आते हैं तो वो मेरे पास एक समुच्चय नहीं होगा। ठीक है भाई लोग, और अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है समुच्चय में लिखते समय। अब हम बात कर रहे हैं समुच्चय के अवयवों के बारे में।
हाँ भाई, समुच्चय के अवयव और समुच्चय के बीच में क्या संबंध है वो देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये था, जो मेरे पास दूसरे वाला उदाहरण था ना, ये वाला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। मान लो मैं इसको ए से निरूपित कर रहा हूं। ए, कौन कौन से अवयव आ रहे हैं इसमें? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाला अवयव आ रहे हैं। तो एक आध बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार साधारणतः अपन किसको, जो समुच्चय होता है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। साधारणतः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं बेटा? बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, पर बड़े होने चाहिए। समुच्चय को कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए मेरे पास एक समुच्चय है, इस तरह का नहीं लिखेंगे ना, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। और साधारण से जो मेरे पास समुच्चय के अवयव होते हैं, इनको बोलते हैं अपन समुच्चय के अवयव, जो इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इनको अपन साधारण से अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं, कभी कभी बड़े से भी कर देते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी समुच्चय और समुच्चय के अवयवों के बीच में क्या संबंध है उसका जानना बहुत जरूरी है। यार अपने पास एक ग्रीक वर्ड होता है एप्सिलॉन, आप लोगों ने हो सकता है नहीं देखा हो। एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। चलो इतनी अंग्रेजी हमको आती नहीं है, तो इस एप्सिलॉन का क्या मतलब है? जैसे फॉर एग्जांपल एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है? ए का अवयव है, तो हम ऐसे लिखूंगा ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए मेरे पास ए का अवयव है, तो उसको किससे निरूपित करूंगा मैं? ए मेरे पास इसके अंदर आ रहा है तो बीच में ये लगा दो, ये ग्रीक वर्ड है, तो कोई नहीं, समझ गए होगी बात को कि जो अवयव आएगा उसमें ऐसा लगा देंगे। सिमिलरली अपन ई भी मेरे पास एक अवयव है तो ई बिलोंग्स टू ए। हिंदी में बोले तो यहां पे देखो, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? ए का अवयव है, इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? ई ए का अवयव है कि नहीं? अच्छा, अगर मान लो कोई जो अवयव है, जो मेरे पास जो अक्षर दे रखा है, वो मान लो इसका अवयव नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल बी और ए के बीच में मैं संबंध को किस तरह से दिखाऊंगा? एप्सिलॉन पे क्रॉस मार दूं। अब इसका मतलब क्या है? बी जो है वो मेरे पास ए का अवयव नहीं है, बी ए का अवयव नहीं है, समझ में आ रही है बात? तो अगर मेरे पास कोई अवयव जो है वो समुच्चय के अंदर है तो एप्सिलॉन लिखेंगे। एप्सिलॉन का क्या मतलब है? बिलोंग्स टू, और एप्सिलॉन पे क्रॉस मार्क दिया तो डज नॉट बिलोंग टू, कि मतलब ये जो अवयव है ये समुच्चय के अंदर नहीं है, ठीक है। बिलोंग टू का मतलब उसमें है, और डज नॉट बिलोंग टू का मतलब उसमें नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर कोई अवयव होगा तो एप्सिलॉन लगाएंगे, अगर अवयव समुच्चय के अंदर नहीं होगा तो एप्सिलॉन का एक डंडा मार दो बीच में। जैसे मान लो कोई काम हो रहा है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, काम करते करते को अगर आप डंडा मार दोगे तो काम तो बीच में रुक जाएगा ना, वही काम इसने किया है। एप्सिलॉन बोल रहा था कि हाँ भाई ये है, बी वाले में डंडा मार दिया हमने कि ना भाई तू नहीं है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो आपने कोई दावत रखी और कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को। अब जैसे मान लो कोई ऐसा आ गया कि हाँ भाई इसको तो बुलाया नहीं, तो उसको डंडा लेके तो भगाएंगे, इसलिए डंडा मार दे, ठीक है। याद रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, क्लियर है? तो एप्सिलॉन का मतलब अगर समुच्चय के अंदर है तो बीच में लगाएंगे, और नहीं है तो डंडा मार देंगे बीच में, ठीक है। एक सवाल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं जिसको थोड़ा सा भी डाउट है। ये सवाल है, क्या बोल रहा है? मान लीजिए ए बराबर, ए में मेरे पास कितने अवयव है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन या एप्सिलॉन पे डंडा भरिए। पहला क्या दे रहा है?
भाई 5 मेरे पास समुच्चय के अंदर है, समुच्चय ए के अंदर है 5, तो मैं क्या भरूंगा बेटा इसमें, 5 मेरे पास समुच्चय के अंदर है तो मैं इसमें एप्सिलॉन भर दूंगा। 5 अगर मेरे पास समुच्चय के अंदर है तो मैं इसमें एप्सिलॉन भर दूंगा। फिर दूसरा देखें 8 मेरे पास इसमें नहीं है तो एप्सिलॉन पे डंडा मार दो भाई, डंडा मार दिया। 5 को मैंने बुलाया है दावत में, 8 को नहीं बुलाया, 8 आ गया तो उसको डंडा मार के भगाऊंगा मैं, ऐसा सोचे। तीसरा, हाँ भाई 0 को भी नहीं बुलाया, डंडा मारो, चल निकल, डंडा मार दिया। उसके बाद चौथा, 4 को बुलाया कि नहीं, 4 को बुलाया, हाँ भाई आजा, 4 का स्वागत करेंगे अपन। अच्छा ये तो गलती से इसको भी डंडा मार देता मैं भी, जैसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना बाहर के, तो कभी कभी जिसको बुलाया उसको भी डंडा मार देते हैं, ऐसा ही कुछ हो रहा था अभी, है ना। फिर देखे 2 को भी बुलाया क्या, हाँ भाई 2 को बुलाया, ये रहा, तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन। फिर मेरे पास 10 को नहीं बुलाया तो डंडा मारेंगे इसको, क्लियर है। तो यहां से मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा कि यार एक समुच्चय और उसके अवयवों के बीच में संबंध जो होता है उसको किससे निरूपित करते हैं। एप्सिलॉन बोले तो समुच्चय के अंदर अवयव है, एप्सिलॉन पर डंडा मारेंगे मतलब समुच्चय के अंदर अवयव नहीं है। तो अभी तक अपन ने 2 चीजों के बारे में डिस्कशन किया है। सबसे पहले समुच्चय क्या है, भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह, और समुच्चय के अवयव तथा समुच्चय के बीच में जो संबंध है उसको किससे निरूपित कर रहे हैं अपन, एप्सिलॉन से। चले आगे, समझ में आ गई दोनों बातें। किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, जो भी आप कमेंट करेंगे उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, है ना। चलो आगे चलते हैं थोड़ा। अब हम बात कर रहे हैं समुच्चयों के निरूपण के बारे में। क्या समुच्चय होता क्या, ये सीख लिया। समुच्चय के अवयव तथा समुच्चयों के बीच में संबंध कैसे निरूपित करते हैं ये भी अपन ने सीख लिया। अब हम बात करते हैं कि समुच्चयों का निरूपण किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से मैं समुच्चय को लिख सकता हूं। भाई लिख के तो बताना पड़ेगा ना कि यह समुच्चय है मेरा। उसको लिखने की 2 विधियां हैं। 2 विधियां कौन कौन सी, पहली है रोस्टर रूप और तालिका रूप। रोस्टर एक भाई साहब का नाम था, उनके नाम पे है, तालिका आपको पता ही है। हाँ, दूसरी मेरे पास है समुच्चय निर्माण रूप। इसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, अंग्रेजी में बोला जाए तो। कुछ अंग्रेज भी बैठे होंगे यहाँ पे, उनके लिए अंग्रेजी में भी अपन बता रहे हैं ना। और इसको बोलते हैं अपन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ भाई साहब, दोनों का एक एक करके करते हैं डिस्कशन कि भैया तुम्हारा क्या मामला है, तुम्हारा क्या मामला है। दोनों के मामलों को एक एक करके अपन सुलटाते हैं, है ना। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हाँ भाई, पहले हम बात कर रहे हैं रोस्टर रूप और तालिका रूप। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कह रहा है मेरे से, है ना। क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में एक एक शब्द पढ़ते हैं। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है, एक भी अवयव नहीं छोड़ना है। हो सकता है कभी कभी छोड़ने पड़ जाए, खैर। हाँ, सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है तथा अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। अर्धविराम क्या है बेटा, कॉमा, कॉमा से अलग अलग करके लिखेंगे, है ना। फिर क्या बोल रहा है, और उन सभी को मझले कोष्टक के भीतर लिखते हैं। सभी अवयवों को बेटा किसमें लिखना है, मझले कोष्टक के भीतर लिखना है। मझला कोष्टक समझते हो, 2-3 तरह के कोष्टक होते हैं, अपन जानेंगे इस अध्याय में। ये और ये छोटा है, छोटा कोष्टक है। ये मेरे पास मझला है, बीच का कोष्टक है। और ये मेरे पास बड़ा कोष्टक है। अभी सिर्फ अपन मझला वाले पे बात करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में क्या करेंगे, सभी अवयवों को लिखना है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है। किससे, अर्धविराम, कोमा से सेपरेट करना है और मझले ब्रैकेट के अंदर लिखना है। जैसे उसकी बात करें अपन, जो अपन ने अभी पढ़ा था, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो ए बराबर ए ई आई ओ यू, मझला कोष्टक दिख रहा है, सबको कॉमा से अलग अलग करके लिख दो, सबको कॉमा से पृथक कर दो, सारे अवयवों को लिख दो, अगर और भी है तो भी लिख दो। अभी अपन ने पीछे वाले उदाहरण में भी देखा था 1 2 3 4 5 6, तो उनमें भी उसको भी कैसे लिखेंगे, बी बराबर 1 2 3
4 5 6। अच्छा यार एक बात बताओ, रोस्टर रूप में जो अपने पास चौथे नंबर का उदाहरण था जब अपन ने समुच्चय पढ़ाया था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, उसको कैसे लिखूंगा मैं? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय वाले को मैं कैसे लिखूंगा बेटा? भाई प्राकृत संख्याएं तो बहुत सारी होती है, उसके समुच्चय को मैं कैसे लिखूंगा? सारी संख्याएं लिख पाना तो पॉसिबल है नहीं। तो n बराबर देखो ऐसा लिखेंगे, n बराबर 1 2 3, 1 2 3। इसका क्या मतलब है? ये आगे 3 बिंदी लगी है, मतलब अब इनको कोई ना रोक पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 3 बिंदी लगा दो जहां पे भी आपको रोकना है, 4 5 6 तक लगा के भी रोक सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो 3 बिंदी लगा दी, मतलब अब भैया ये सीधे जाएगा गुड़गांव से कलकत्ता, ये रुकने का नहीं है। अब समझ गए? तो जो मेरे पास भाई जिसमें अब सारे अवयव को लिखना संभव ही नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं डॉट 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 लगा दूंगा, 3 डॉट लगा दूंगा। 3 डॉट मतलब अब राजधानी एक्सप्रेस बन गया है और ब्रेक फेल हो रखे हैं, अब नहीं रुकेगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से तालिका रूप सबके भेजे में बैठ गया हो गया। तालिका रूप में किस तरह से निरूपित करते हैं? एक समुच्चय को तालिका रूप या रोस्टर रूप में किस तरह से लिखते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। तो 3 बिंदु है, पहला सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है, सभी अवयवों को सूचीबद्ध की जगह ऐसा लिखते, सभी अवयवों को लिखना है। दूसरी जो मेन बात है इसकी, अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम से पृथक करना है। मैं बोल रहा हूं कॉमा से सबको अलग अलग करना है, कॉमा से पृथक करना है, एक ही बात है भाई, अर्धविराम और कॉमा से पृथक करना है। तीसरी बात क्या है? सभी को मजले कोष्टक के भीतर लिखना है। क्या करना है? भीतर लिखना है। तो मजले कोष्टक में बंद कर दो, मजले कोष्टक में बंद कर दो, मजले कोष्टक में बंद करना है। क्लियर भाई लोगों? समझ में आ रही है बात सबको? तालिका रूप मेरे ख्याल से सबके भेजे में घुस गया होगा। किस तरह से लिखना है? जो भी अवयव आ रहे हैं बेचारों को सबको कॉमा से सेपरेट करना है और सबको लिखना है, छोड़ना नहीं है, और बदले ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना। 3 चीजें हैं, सबको लिखना है, कॉमा से सेपरेट करना है, कॉमा से अलग अलग करना है, और तीसरा बिंदु मजले कोष्टक में बंद कर देना। ठीक है, अपन ने उदाहरण भी समझ लिए। अंग्रेजी वर्णमाला के समुच्चय को इस तरह से लिखेंगे, अभी जो अपन ने एक देखा था उदाहरण उसको इस तरह से लिखेंगे। और अगर मेरे पास बहुत सारे संख्या है तो सबको लिख पाना संभव नहीं है, तो डॉट 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 करके लिख दो, समझ जाएंगे कि भैया अब इसका ब्रेक फेल हो गया है और राजधानी एक्सप्रेस अब रुकेगी नहीं। ठीक है, चलो। हाँ भाई साहब, एक उदाहरण से देख लेते हैं मामले को। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। चलो भाई साहब लिख लेते हैं, क्या करना है। ए मेरे पास एक समुच्चय है, किसका? एक्स का, जहां पे एक्स मेरे पास एक पूर्णांक है और एक्स मेरे पास -3 से 7 के बीच में। देखो ये बड़े कंफ्यूजिंग है। कौन कौन से? ये एक तो ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये मेरे पास ग्रेटर देन, ये लेस देन, इक्वल टू, और ये लेस देन। इनसे पंगा लेना मेरे बस की बात तो नहीं है भाई, तुम्हारे बस की बात हो तो बता देना, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका हिंदी अनुवाद करके बताता हूं मैं, और इक्वल टू। क्या मतलब है इसका? बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है। ठीक है भाई साहब, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और मतलब या तो बड़ा है इससे या मेरे पास बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा दे दिया 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है? ये कथन सत्य है कि नहीं है, ऐसा पूछ रहा है मेरे से। तो भाई 3 क्या है मेरे पास? 3 से बड़ा है या 3 के बराबर है। तो बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, दोनों में से एक भी कंडीशन संतुष्ट हो गई मतलब मेरा काम बन गया। अब यहाँ पे 3 जो है 3 से बड़ा तो नहीं है, पर 3 बराबर है, इसलिए ये वाला जो कथन है ये मेरे पास सत्य कथन है, सत्य कथन। ठीक है,
तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब या तो बड़ा है या बराबर है। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब है ग्रेटर देन, मतलब भाई यहां पे बड़ा होना जरूरी है, यहां पे बराबरी से काम नहीं चलेगा, इधर सिर्फ बड़ा होना है, बड़ा है। अब अगर इसी में मैं ये लगा देता 3 बड़ा है 3 से, तो ये मेरे पास असत्य कथन हो जाता, असत्य कथन। ठीक है भाई साहब। सिमिलरली मेरे पास क्या है, ये छोटू वाला, ये वाला, इनको मिटा देते हैं, यहां पे लिख लेते हैं, जगह का अभाव है अपने पास, है ना, इसको यहां पे लिख लेते हैं। हाँ, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू मतलब छोटा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा दे दिया 3 3 से छोटा है या बराबर है। अब ये कथन सत्य है कि असत्य है? भाई या तो छोटा हो सकता है, 3 3 से छोटा तो है नहीं, या बराबर हो सकता है, बराबर तो है, तो मतलब ये मेरे पास एकदम सत्य कथन है। या बराबर हो सकता है, बराबर तो है, तो मतलब ये मेरे पास एकदम सत्य कथन है, सत्य कथन। और फिर अपने पास ही आ जाता है लेस देन, इसका मतलब सिर्फ छोटा है, छोटा है। तो ये वाला मेरे पास 3 3 से छोटा है, ये असत्य कथन हो जाएगा, असत्य। ठीक है भाई लोग, तो समझ में आ गया इनका मतलब। ये क्या कह रहा है मेरे से कि भाई x जो है वो -3 से बड़ा है, -3 के बराबर नहीं है, उससे बड़ा है और 7 से छोटा है, और x मेरे पास एक पूर्णांक भी है। तो यार सिंपल सी बात, वो ये कहना चाह रहा है कि x -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो -3 से 7 के बीच के पूर्णांक आ जाएंगे भाई। कौन कौन से? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। क्लियर है भाई? x मेरे पास -3 से बड़ा है, -3 से बड़े पूर्णांक कौन से? -2, -1, 0, 1, 2, 3। कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि -3 से बड़ा कैसे सर -2? भाई माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ऋणात्मक। जैसे मान लो मेरे किसी की भी बात कर लेते, जैसे मेरे पास मेरे ऊपर टोटल कर्जा है 5 रुपए का, मेरे दोस्त के ऊपर क्या है 3 रुपए का कर्जा है, तो भाई बड़ा कौन है? भाई जिसके ऊपर कम कर्जा है वही तो बड़ा है ना। तो जिसके ऊपर कम ऋण है वो मेरे पास बड़ा है, -3 छोटा है और -2 बड़ा है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना भाई। देखो जेई क्या है, बड़ा ही क्या कहते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना, ऐसा नहीं समझना कि भाई ये तो छोटी बात है, ये जेई में थोड़ी पूछ जाएगी। छोटी से छोटी बात पे पूछ लेता है सवाल, तो अपने को हर चीज के लिए तैयार रहना। ठीक है, तो भाई मेरे पास x क्या है, -3 से बड़ा है मतलब -2, -1, 0, 1, 2, 3, और 7 से छोटा है मतलब 6 तक ही जाना है। 7 के बराबर नहीं है, 7 से छोटा है। समझ में आ गई? चलो, तो ये मेरे पास इसका रोस्टर रूप हो गया, a बराबर ये। दूसरा देखे, दूसरा उदाहरण क्या कह रहा है, b बराबर क्या है मेरे पास, एक x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या बेटा कहां से शुरू होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी, 2, 3, 4, 5 और 6 से कम होनी चाहिए। अब 6 के बराबर नहीं बोला उसने, 6 से कम, तो 6 से कम तो 5 पे इसकी गड्डी खत्म होगी, इसका पेट्रोल खत्म हो गया। कहां पे? 5 पे, कि भाई तुम 5 से आगे नहीं जा सकते, तुम्हें रोक लिया जाता है यहीं पे, क्योंकि उसने बोला भाई 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब किसी का मन कर रहा हो इसमें किसी और को सम्मिलित करने का, तो बता देना कि भाई किसी का मन कर रहा हो सर इसमें 0 भी तो आ सकता है। भाई 0 प्राकृत संख्या ही नहीं है, -1 भी प्राकृत संख्या नहीं है, -2 भी प्राकृत संख्या नहीं है, तो वो यहां पे सिर्फ प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है और 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटी की बात कर, 6 से कम, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। ठीक है भाई, समझ में आ रही है बात? इस तरह से रोस्टर रूप में लिखते जाएंगे। तीसरा सवाल देखें, सी मेरे पास x का समुच्चय किस तरह से कि x 2 अंकों वाली एक ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है भाई? अंकों का योगफल है 8। प्राकृत संख्या है, ऑब्वियस सी बात है, 0 1 2 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 शुरू होगा। 2 अंकों की है मतलब
10 से लेकर 10, 11, 12, 13, 99 तक। तो मेरे पास जो संख्याएं आएंगी वो यहां पे देखो लिख लो, 10 से 99 के बीच की संख्या है। अब हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिसमें दोनों अंकों का योग क्या हो, 8 हो। भाई 10 के तो दोनों अंकों का योग कितना है, 1 + 0 1, 11 के 2, 12 के 3, 13 के 4, 14 के 5, 15 के 6, 16 के 7, 17 के 8। तो पहली संख्या आ गई 17। पहली संख्या क्या आ गई मेरे पास, 17। 17 के बाद मेरे पास क्या आता है, 17 के बाद भाई 18 आएगा, अंकों का योग 9 हो गया। 19 आएगा, अंकों का योग 10 हो गया। 20 आएगा, अंकों का योग 2 हो गया। 21 में 3 हो गया। तो फिर से चलते 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 कहां पे जाके 26 पे जाके आएगा। 26, 2 और 6 का योगफल कितना हो गया, 8। 26 के बाद 35 पे जाएगा, 35 के बाद 44 पे, 44 के बाद 53 पे, 53 के बाद 62 पे, 62 के बाद 71 पे, और 71 के बाद 80 पे। अब ज्यादातर गलती करते हैं, 80 को छोड़ के चल जाते हैं कि सर 71 तक हो गया। भाई 17 शुरू हुआ था, 71 तक हो गया, परंतु 80 भी लेना भाई। 80 2 अंकों की संख्या है, प्राकृत संख्या है, और अंकों का योगफल भी कितना है, 8, इसलिए ये भी लेना है। अब कहीं किसी को लग रहा हो कि सर 8 भी आ जाएगा, भाई 8 तो एक ही अंक की संख्या है ना, इसलिए मेरे पास टोटल कितने अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई लोग, ये मेरे पास कुल प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात सबको, बेजे में बैठ रही है बात। ठीक है, इस तरह से रोस्टर रूप में समुच्चय को निरूपित किया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समुच्चय निर्माण रूप के बारे में बात करते हैं। भाई ये क्या कह रहा है, ये देखो सिंपल सी बात कह रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में भूल जाओ, ये तो ठीक है। किसी समुच्चय के सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। सभी अवयवों में एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है। ठीक है भाई साहब, होता होगा, जो समुच्चय से बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। तो हमें ऐसा गुणधर्म ढूंढना है जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव का गुणधर्म ना हो और समुच्चय के अंदर सभी अवयवों का गुणधर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन ए ऐसा माना था, क्या, ए ई आई ओ यू। भाई इसी समुच्चय को मैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखूंगा, क्या है ये मेरे पास, ये मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो मैं ऐसे बोलूंगा, ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास एक समुच्चय है किसका, एक्स का। किस तरह से, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, एक स्वर है। एक्स मेरे पास क्या है बेटा, एक्स मेरे पास अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। कैसे है स्वर, भाई देख लो किसकी बात कर रहे हैं। ए मेरे पास समुच्चय एक्स का, जहां पे एक्स मेरे पास क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ये रहा, ए ई आई ओ यू। इनके अलावा कोई और अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर होता हो तो बता दो। तो इस समुच्चय के सभी अवयवों की एक ये प्रॉपर्टी, इन सभी अवयवों का एक गुणधर्म है। इनके अलावा जो किसी अवयव का गुणधर्म नहीं है। इनके अलावा दुनिया के किसी भी कोने में जाके ढूंढोगे तो आपको इन 5 के अलावा कोई और स्वर नहीं मिलेगा। इन 5 के अलावा कोई और स्वर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ए मेरे पास समुच्चय एक्स का किस प्रकार से कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ रही है बात। तो यार समुच्चय निर्माण रूप में इस तरह से अपन एक समुच्चय को निरूपित करते हैं। सिंपल से लिखना है, ए एक एक्स का समुच्चय है, जहां पे एक्स जो है वहां पे उसका गुणधर्म लिख देंगे जो सभी अवयवों को होगा, और समुच्चय के बाहर किसी अवयव का गुणधर्म नहीं होना चाहिए वो। जैसे फॉर एग्जांपल बी मेरे पास एक समुच्चय, किस तरह से, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखूंगा, देखो भाई साहब देखते हैं। बी बराबर, बी मेरे पास एक्स का समुच्चय है, चलो मान लेते हैं एक्स का समुच्चय, जहां एक्स एक क्या है, ये सारे प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, तथा और क्या कह सकता हूं मैं, और एक्स मेरे पास 7 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो यहां पे लिख देंगे एक्स 7 से
छोटी प्राकृत संख्या है। अब काम बन गया, 7 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, ये मेरे पास इसका समुच्चय निर्माण रूप। तो जैसे जैसे मेरे पास दिमाग में आती जाए चीजों को लिखते जाओ। एक्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास प्राकृत संख्या दे रखी, 6 की 6 प्राकृत संख्या है। अब क्या है, इनके गुणधर्म क्या है, गुणधर्म एक तो भाई ये प्राकृत संख्या है, दूसरा ये सभी 7 से छोटी है, तो 7 से छोटी प्राकृत संख्या है। एक बात का और ख्याल रखना है कि 7 से छोटी इनके अलावा कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होनी चाहिए। मैं अगर देखा जाए तो 8 से भी छोटी है, तो क्या मैं 8 से छोटी प्राकृत संख्या लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, क्योंकि एक प्राकृत संख्या और है 7 जो कि 8 से छोटी है और इसमें नहीं है, तो समुच्चय के बाहर किसी अवयव का वो गुणधर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए 7 से छोटी लिखेंगे। ठीक है, तो x 7 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 5 6 क्या है, इसको किसमें निरूपित करना है मेरे को, समुच्चय निर्माण रूप में। तो भाई ये मेरे को दिख रहा है 3 गुणा 1 है, ये मेरे को दिख रहा है 3 गुणा 2 है, ये मेरे को दिख रहा है 3 गुणा 3 है, ये मेरे को दिख रहा है 3 गुणा 4 है। तो ये मेरे पास क्या है, 3 के गुणांक है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मेरे पास क्या है, x का समुच्चय किस प्रकार, x बराबर 3n। x मेरे पास क्या है, x मेरे पास 3 गुणा n है। अब n को बता दो भाई, n का मान 1 2 3 4 है, तो n मेरे पास एक प्राकृत संख्या है, n मेरे पास एक प्राकृत संख्या, तथा n मेरे पास क्या है, 4 के बराबर या उससे छोटी। सिंपल है, या ऐसा भी लिख सकते थे, इन सबको काट के n 5 से छोटी प्राकृत संख्या, ऐसा भी लिख दो, 5 से छोटी प्राकृत संख्या। यहां पे भी अपन लिख सकते थे n इज लेस देन 5, n 5 से छोटा। सिंपल, कई तरीके हो सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के। एक ही समुच्चय को भिन्न भिन्न प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर भाई, सिंपल है। x मेरे पास क्या है, 3 का एक गुणांक है, और 3 के कौन कौन से गुणांक है, 1 2 3 4। तो n मेरे पास क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और n मेरे पास 4 के बराबर या उससे छोटी है। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4, 4 के बराबर या उससे छोटी। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 2 4 8 16 32। भाई ये तो डबल होते जा रहा है हर बार, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। तो ये मेरे पास क्या है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब पहले वाला क्या है, 2 एक बार गुणा हो रहा है, दूसरे वाले में 2 2 बार गुणा हो रहा है, इसको मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूं। यहाँ पे 2 3 बार गुणा हो रहा है, इसको मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 4 बार गुणा हो रहा है, इसको मैं 2 की घात 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे 2 5 बार गुणा हो रहा है, तो इसको मैं 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। तो दूसरा मेरे पास किसका समुच्चय, x का समुच्चय किस प्रकार, x बराबर 2 की घात n। फिर से n का मान क्या है, 1 2 3 4 5। तो n मेरे पास एक प्राकृत संख्या है, तथा n जो है वो मेरे पास 5 के बराबर या उससे छोटी प्राकृत संख्या है। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, n जो है मेरे पास 6 से छोटी प्राकृत संख्या है। तो इसका समुच्चय निर्माण हो गया, x बराबर 2 की घात n, जहां n मेरे पास क्या है, 6 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, या ऐसा भी कह सकते हैं 5 के बराबर या उससे छोटी एक प्राकृत संख्या है। समझ में आ रही है बात, समुच्चय निर्माण रूप की बात समझ में आ रही है सबको, सबके भेजे में घुस रही है थोड़ी थोड़ी। इस तरह से समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चयों को निरूपित करना होता है कि नहीं, घुस रही है भेजे में बात। चलो बहुत ही बढ़िया। तीसरे वाला देखिए क्या कह रहा है, 5 25 125 और 625। ये भी उसके जैसा ही, देखो पहले वाला क्या है 5, पहले वाला मेरे पास है 5, ये मेरे पास है 5 गुणा 5, ये मेरे पास है 5 गुणा 5 गुणा 5, ये मेरे पास है 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो मतलब ये मेरे पास है 5 की घात 1, ये मेरे पास है 5 की घात 2, ये मेरे पास है 5 की घात 3, और ये मेरे पास है 5 की घात 4। तो ये वाला जो समुच्चय होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला समुच्चय मेरे पास हो जाएगा x का समुच्चय किस प्रकार, x का समुच्चय किस प्रकार, x मेरे पास एक क्या है 5 की घात n लिख देते हैं, x बराबर 5 की घात n, जहां n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है और n का मान 1 2 3 4 है, तो 4 के बराबर या उससे छोटी है। जहां n मेरे पास एक प्राकृत संख्या है तथा n का मान क्या है, 4 के बराबर या उससे छोटा है, ऐसा भी लिख सकते हैं n का मान 5 से छोटा है। दोनों का मतलब एक ही है। तो मेरे ख्याल से समुच्चय निर्माण रूप आपके भेजे में घुस गया होगा। किस तरह से लिखना है कि भाई इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा और किसी अवयव का गुणधर्म नहीं होना चाहिए। ये जो गुणधर्म लिखा है मैंने 3n, यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 रखूंगा, 1 रखने पर 3 आ जाएगा, 2 रखने पर 6 आ जाएगा, 3 रखने पर 9 आ जाएगा, और 4 रखने पर 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2 की घात n, n का मान 1 रखूंगा 2 की घात 1, n का मान 2 रखूंगा 2 की घात 2, 4 आ जाएगा, n का मान 3 रखूंगा 2 की घात 3, 8 आ जाएगा, n का मान 4 रखूंगा 2 की घात 4, 16 आ जाएगा, और n का मान 5 रखूंगा 2 की घात 5, मेरे पास 32 आ जाएगा। अब 5 से आगे आप बढ़ गए तो आपने समुच्चय गलत कर दिया।
इसलिए मैंने इसको 5 पे ही रोका है। n का मान क्या होना चाहिए, 5 के बराबर है, उससे छोटा होना चाहिए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 6 से छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 5 ही है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, रोस्टर रूप में समुच्चय को सिर्फ एक प्रकार से लिखा जा सकता है, परंतु समुच्चय निर्माण रूप में समुच्चय को कई प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, इसको ऐसे भी लिखा n 5 से छोटी एक संख्या है प्राकृत संख्या, ऐसा भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो अपने पास कई तरीके होते हैं समुच्चय निर्माण रूप में एक ही समुच्चय को लिखने के, परंतु रोस्टर रूप में तो सारे अवयवों को लिखना है भाई, उधर तो कई तरीके काम करेंगे ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो मेरे ख्याल से रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप आपके भेजे में घुस गया होगा। ठीक है भाई लोगों, घुसा कि नहीं भेजे में समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप, कोई नहीं घुस गया होगा, इतना तो समझ सकता हूं मैं। तो रोस्टर रूप में क्या करना है बेटा, सारे अवयवों को अर्धविराम से पृथक करके मझले कोष्टक के अंदर लेंगे। 3 बातें ध्यान रखनी है, सारे अवयव पहली बात, दूसरी बात अर्धविराम से पृथक करना, कॉमा से अलग अलग लिखना है, और तीसरी बात एक मझले कोष्टक में बंद कर देना है। कहीं भाग ना जाए भाई, एक दो अवयव कहीं पता चले हम रात को सो गए उसको छोड़ के और भाग गया अगले दिन, इसलिए बंद करके रखना है। समुच्चय निर्माण रूप में एक ऐसा गुणधर्म ढूंढना है जो समुच्चय के सभी अवयवों का गुणधर्म हो। क्या बेटा, जो समुच्चय के सभी अवयवों का गुणधर्म हो और समुच्चय के बाहर के किसी अवयव का गुणधर्म ना हो। अगर समुच्चय के बाहर के किसी अवयव का गुणधर्म हो गया मतलब अपने आंसर गलत है। और समुच्चय निर्माण रूप में आप एक बार लिखने के बाद अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने ये लिखा n एक प्राकृत संख्या n 4 से छोटा है उसके बराबर है, तो n के मान 1 2 3 4 हो गया, यहाँ रख के देख लो। n बराबर 1 रखेंगे 3 गुणा 1 3 आ गया, n बराबर 2 रखेंगे 3 गुणा 2 6 आ गया, n बराबर 3 रखेंगे 3 गुणा 3 9 आ गया, n बराबर 4 रखेंगे 3 गुणा 4 12 आ गया। क्लियर भाई लोगों, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ ये हो गया। हाँ भाई, अब अपन बात कर रहे हैं समुच्चयों के प्रकार के बारे में। अपने पास बेसिकली 4 तरह के समुच्चय होते हैं। पहला है रिक्त समुच्चय, दूसरा है एकल समुच्चय, तीसरा है सीमित समुच्चय और चौथा है असीमित समुच्चय। एक एक करके सबके बारे में करेंगे चर्चा कि यार इसका मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय का क्या मतलब है, एकल समुच्चय का क्या मतलब है, सीमित समुच्चय का क्या मतलब है, असीमित समुच्चय का क्या मतलब है। एक एक करके सबके बारे में करेंगे अपन विस्तार से चर्चा। हाँ भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय के बारे में। क्या भाई रिक्त समुच्चय, हाँ भाई देख लो, एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ये क्या भाई, ये क्या बात कर दी, एक भी अवयव नहीं है उसको समुच्चय क्यों बोलेंगे अपन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा समुच्चय दे रखा है, मेरे पास x का समुच्चय है। किस प्रकार, x कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं का छात्र है। x क्या है बेटा, मेरे पास कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं का छात्र है। ऐसा थोड़ी कोई छात्र एक टांग रखेगा 11वीं कक्षा में एक 12वीं में और दोनों में खड़ा रहेगा, इधर भी पढ़ रहा है इधर भी पढ़ रहा है, ऐसा संभव है ही नहीं। तो इसमें कोई अवयव नहीं होगा, ऐसा कोई भी छात्र नहीं होता जो एक साथ 2 कक्षाओं में पढ़ रहा हो। अब भाई ये मेरे पास एक सुपरिभाषित संग्रह भी है, समुच्चय तो कहेंगे पर इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा। और अपन रिक्त समुच्चय को किससे, फाई से, जनरली किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। ये मेरे पास एक ग्रीक लेटर है फाई, तो थोड़ी थोड़ी सी अपन ग्रीक लेटर्स के बारे में भी जानकारी लेते रहेंगे। फाई, तो जहां फाई दिखे वो मेरे पास रिक्त समुच्चय, ऐसा दिखे 2 मझले कोष्टक है, इन विचारों के अंदर कुछ नहीं है, इसका मतलब भी क्या है कि ये भी मेरे पास रिक्त समुच्चय है। ठीक है, इस तरह का हो सकता है, और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। ये मेरे पास क्या है समुच्चय x का, किस प्रकार, x मेरे पास एक प्राकृत संख्या तथा x 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। x क्या है बेटा मेरे पास, x मेरे पास एक प्राकृत संख्या है और x क्या है 2 से तो बड़ा है परंतु 3 से छोटा है। मतलब 2 और 3 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती है बेटा, बताओ यार, 2 और 3 के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है। अतः ये भी मेरे पास एक क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय का क्या मतलब है कि जिसके अंदर कुछ भी ना हो वो मेरे पास रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इट इज वेरी सिंपल, ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और भी उदाहरण हो सकते हैं। ए बराबर, ए मेरे पास x का समुच्चय किस प्रकार, x 1 से छोटी प्राकृत संख्या है, 1 से छोटी एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। क्या है भाई, x क्या है, 1 से छोटी एक प्राकृत संख्या। भाई 1 से छोटी प्राकृत संख्या होती है क्या कोई, भाई प्राकृत संख्या 1 से ही शुरू होती है, 1 से कम प्राकृति में कुछ होता ही नहीं है। तो भैया ये मेरे पास फिर से एक रिक्त समुच्चय। इसी प्रकार से आप भी बहुत सारे उदाहरण अपने मन में सोच सकते हो और कमेंट में लिखकर मेरे को बता सकते हो। मेरे को काफी अच्छा लगेगा अगर हर एक बच्चा एक एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण देगा और कोई भी एक दूसरे की कॉपी नहीं करेगा, नकल नहीं मारेगा कोई भी, सब अपना अलग अलग बताएंगे कि हाँ सर मैंने ये वाला रिक्त समुच्चय सोचा है, हाँ सर मैंने ये वाला रिक्त समुच्चय सोचा है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो एक एक रिक्त समुच्चय सभी को बताने हैं। चलो
रिक्त समुच्चय मेरे ख्याल से सबका मामला क्लियर हो गया होगा। देखिए भाई, फिर अपन बात करें एकल समुच्चय। अच्छा, इसको रिक्त समुच्चय को अंग्रेजी में बोलते हैं अपन एम्प्टी सेट। कुछ अंग्रेज होंगे भाई साहब, उनके लिए बताते जाते हैं अपन एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। ठीक है, हाँ भाई इधर देखिए, एकल समुच्चय जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एकल, एक अवयव होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अपन सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अच्छा, जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय दे रखा है, ये मेरे पास एक समुच्चय किसका, एक्स का, जहां एक्स क्या है, एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। क्या है बेटा मेरे पास, एक्स, एक्स एक सम अभाज्य संख्या है। अब भाई ये सम अभाज्य संख्या क्या होती है, चलो सम को तो छोड़ दो, पहले अभाज्य संख्या के बारे में बताएं कोई। अभाज्य संख्या क्या है, पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी। ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होती है। अभाज्य के बारे में बता देते भाई, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है, एक से तथा स्वयं से विभाजित होती है, उनको क्या बोलते हैं, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बेटा, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित होंगी उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभी बात कर रहा है किसकी, एक सम अभाज्य संख्या की। चलो अभाज्य संख्या में कुछ उदाहरण देखते हैं। दो, एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से विभाजित है और दो से विभाजित है, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं है। तीन, तीन भी एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से विभाजित है और तीन से विभाजित है। चार, एक से विभाजित है, दो से विभाजित है और चार से, तो अभाज्य नहीं होगी। पांच, ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और पांच से विभाजित है। छह, एक से विभाजित है, दो से, तीन से और छह से, दो और तीन से विभाजित नहीं होगी। सात, एक से विभाजित है और सात से विभाजित है। आठ, एक से विभाजित है, दो से विभाजित है, चार से विभाजित है, नहीं भाई ये अभाज्य नहीं है। नौ, एक से विभाजित है, तीन से विभाजित है, नहीं होगी। 10, एक से विभाजित है, दो से विभाजित है, पांच से विभाजित है, नहीं होगी। 11, एक से विभाजित है और खुद से विभाजित है, डैश डैश डैश, और भी बहुत सारी हो सकती है। ये हमसे पूछ रहा है एक सम अभाज्य संख्या। सम संख्याएं क्या होती है, कोई बताएगा क्या, सम संख्याएं, सम संख्या ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित होती है, दो से विभाजित होती है, उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या, विभाजित होती है। अच्छा यार एक बात बताओ मेरे को कि ऐसी संख्या जो मेरे पास दो से विभाजित होंगी उनको मैं क्या बोल रहा हूं, उनको मैं बोल रहा हूं सम संख्या। और ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित होंगी उनको मैं बोल रहा हूं अभाज्य संख्या। और यहां मेरे से पूछ रहा है सम अभाज्य, मतलब दो से विभाजित होनी चाहिए और खुद से विभाजित होनी चाहिए। तो ऐसी एक सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक ही है, क्या, दो, जो सिर्फ एक से और दो से विभाजित होगी। और कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो। भाई चार ले लो, दो से विभाजित, एक से विभाजित नहीं होगी अभाज्य। अपने पास जो परिभाषा है उसको ही गलत कर रही है। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक अवयव आएगा, ए में क्या, दो, तो ये मेरे पास एक एकल समुच्चय हो गया। एकल समुच्चय मतलब सिर्फ एक ही अवयव होगा, उसको अपन बोलेंगे एकल समुच्चय। अब हम बात करते हैं, एकल आ गया ना भाई, तो एक भी अवयव नहीं है तो, एक भी अवयव नहीं है तो बेटा रिक्त समुच्चय, एक अवयव है तो एकल समुच्चय। अब हम बात कर रहे हैं परिमित तथा अपरिमित समुच्चयों के बारे में। परिभाषा देख लेते हैं पहले क्या कह रही है। एक समुच्चय जो रिक्त है, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, भाई या तो रिक्त है वो या अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो भाई एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या है, अवयवों की संख्या जिसमें मेरे पास निश्चित है या है ही नहीं अवयव, तो वो मेरे पास क्या कहलाता है, एक परिमित समुच्चय। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या ऐसी हो जिसे अपन गिन नहीं सकते, ऐसा सोचो, जिसमें अवयवों को गिना जा सकता है, वो मेरे पास एक परिमित समुच्चय, जिसमें नहीं गिना जा सकता उसको अपरिमित समुच्चय। फॉर एग्जांपल जैसे ए मेरे पास एक समुच्चय है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। हाँ भाई लोग, एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो भैया यहां पे अपने पास कौन कौन से अवयव आएंगे,
ए ई आई ओ यू। तो ये मेरे पास एक क्या हो जाएगा, यहां पे देखा जाए तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, ए में अवयवों की संख्या 5 है, गिन सकते हैं। तो ये मेरे पास एक सीमित समुच्चय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय, सीमित समुच्चय हो जाएगा, मतलब इसको अपन गिन सकते हैं, सीमित है, ठीक है। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ठीक है भाई साहब। तो इसमें अवयवों की संख्या सीमित है, मतलब अगर अपन देखा जाए तो कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन ए बराबर 5। एन ए मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या ऐसा बोले कि ए में अवयवों की संख्या क्या है, 5 है। एन ए, एन बाहर लिख रखा है और ए ब्रैकेट में लिख रखा है, मतलब वो अवयवों की संख्या पूछ रहा है, कितने हैं, 5। और 5 मेरे पास एक निश्चित संख्या है, 5 निश्चित संख्या है, तो ये मेरे पास एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगर ऐसा देखें एन बराबर, एन क्या है भाई, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास एक ए परिमित समुच्चय है। कि भैया कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, अनंत, अनंत प्राकृत संख्याओं को गिनना संभव थोड़ी है, बढ़ते 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 जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या है, एक ए परिमित समुच्चय, ए परिमित समुच्चय, ये मेरे पास एक ए परिमित संख्या समुच्चय। अच्छा जैसे मान लो मेरे पास एक समुच्चय बी, बी बराबर, बी मेरे पास एक समुच्चय है एक्स, एक्स एक वास्तविक संख्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या है, तथा एक्स बराबर, एक्स जो है वो 1 से 2 के बीच में, एक्स मेरे पास एक वास्तविक संख्या है और एक्स मेरे पास 1 से 2 के बीच में, तो भैया 1 से 2 के बीच में अपने पास अनंत वास्तविक संख्याएं हो सकती है। भी बहुत सारी वास्तविक संख्या हो सकती है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक, फिर 1.01, 1.02, 1.03, फिर अपने पास 1.001, 1.002, 1.003, फिर मेरे पास 1.00001, ऐसे बढ़ते 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 अनंत तक पहुंच जाओगे आप, पर अंत नहीं आएगा इनका, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ए परिमित समुच्चय है। अच्छा यार मान लो मेरे पास एक सवाल आता है, ये मेरे पास एक ए परिमित समुच्चय है, इसको मैं यहां लिखता हूं, टॉप पे लिख रहा हूं जिससे अच्छे से दिखे, सी मान लेते चलो, सी मेरे पास एक्स का समुच्चय, जहां एक्स धरती पर, ऐसा लिख देते हैं, एक्स धरती पर एक जीवित इंसान है, जीवित मनुष्य है, चलो जीवित मनुष्य है, क्या है भाई, एक्स मेरे पास धरती पर एक जीवित मनुष्य है, ये मेरे पास परिमित समुच्चय होगा कि परिमित, हाँ भाई कितने अपने पास धरती पर कितने मनुष्य हैं, कोई बताओ यार कितने मनुष्य हैं अपने पास धरती पर, अनंत, अनंत लगता है किसी को, पर मान लो 1000 करोड़ है, पर है तो परिमित ही वो। तो इसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं, इसका आंसर करके आ जाते हैं ए परिमित, परंतु है ये क्या, एक परिमित समुच्चय। भाई मान लो 1000 करोड़ होंगे, पर यार वो है तो परिमित ही ना, 1000 करोड़ भी एक परिमित संख्या है, 1000 हजार 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 करोड़ भी एक परिमित संख्या है। अनंत का मतलब क्या है कि भाई उसके पास तो पहुंचा ही नहीं जा सकता, अनंत मतलब भगवान, कि भाई अब अपनी रेंज खत्म, इधर तक गिनना संभव नहीं, ठीक है। जहां तक मेरे पास गिनना संभव है वो मेरे पास परिमित समुच्चय, तो कंफ्यूज हमें नहीं होना है, ठीक है भाई। परिमित और ए परिमित समुच्चय समझ में आ गए ना, घुस गया सबके भेजे में। चलो क्या कह रहा है, एक सवाल देखते, बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित है और कौन से ए परिमित है, बतलाते हैं भाई साहब। पहला, x मेरे पास एक क्या है, प्राकृत संख्या है, और x माइनस 1 गुणा x माइनस 2 बराबर 0। तो यार या तो ये 0 होगा, x माइनस 1 0 होगा, या x माइनस 2 0 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अवयव आ जाएंगे, 1, 2। तो भाई अवयवों की संख्या 2 है, परिमित है, परिमित, हाँ भाई तुम तो परिमित समुच्चय हो, परिमित समुच्चय, ये मेरे पास एक परिमित समुच्चय हो जाए। दूसरा, x मेरे पास एक प्राकृत संख्या है और x स्क्वायर बराबर 4, तो यहां से मेरे पास x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x प्राकृत संख्या भी है, तो माइनस 2 तो प्राकृत संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही 2, तो ये मेरे पास एक एकल समुच्चय हो जाएगा। और एकल समुच्चय, भाई एकल समुच्चय है तो एक ही अवयव है, और एक ही अवयव है तो ये मेरे पास सीमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। अच्छा परिमित था कि सीमित था, कहाँ गया, यहाँ परिमित था, चलो ये भी मेरे पास एक परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय, ठीक है भाई। मतलब अवयवों की संख्या एक ही है, गिन सकते हैं भाई, एकल समुच्चय बोल लो या परिमित बोल लो। भाई एकल समुच्चय और रिक्त समुच्चय दोनों परिमित के अंदर आते हैं, ये बात ध्यान रखनी। उसने शुरुआत में डेफिनेशन में बोला है कि भाई जितने भी मेरे पास
ऐसा ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो या अवयवों की संख्या निश्चित हो उसको अपन परिमित बोल रहे हैं ना। तीसरा, x मेरे पास एक प्राकृत संख्या है और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से x का मान 1/2 आ जाएगा क्या, और x का मान 1/2 आ गया, मतलब भाई 1/2 तो प्राकृत संख्या नहीं, यहाँ पे कोई भी अवयव नहीं है, ये मेरे पास 5 के बराबर है, या ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास एक रिक्त समुच्चय है और रिक्त समुच्चय मेरे पास एक परिमित समुच्चय भी, परिमित समुच्चय, ये तो सारे परिमित होते जा रहे हैं भाई, एक दो ए परिमित भी लेके आते हैं। चौथा देखें क्या कह रहा है, x मेरे पास प्राकृत संख्या है तथा x एक अभाज्य संख्या है। हाँ भाई, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डैश 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 डैश, ये तो चलती जाएगी। तो ये मेरे पास ए परिमित समुच्चय है, क्योंकि अपने पास अनंत अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास एक ए परिमित समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी होती है मेरे पास, अनंत। हाँ भाई, आखिरी वाला देखें, x मेरे पास एक प्राकृत संख्या है और x विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डैश 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 डैश। x एक प्राकृत संख्या है और x मेरे पास विषम भी है। भाई विषम प्राकृत संख्या है तो अनंत होगी ना। मैं देखो ऐसा देखो, मेरे पास प्राकृत संख्या अनंत है, उनमें से आधी विषम होती है आधी सम होती है, अनंत का आधा भी अनंत ही होता है। अगर ऐसा भी देख सकते हैं भाई, ये चलता जाएगा, क्या जाएगा, ये मेरे पास चलता 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 चला जाएगा। ठीक है भाई लोगों, समझ में आ गई। सारे सवाल परिमित और ए परिमित समुच्चय के सारे सवाल मेरे ख्याल से सबके भेजे में घुस गए होंगे। चलो अब हम बात करें किसके बारे में, समान समुच्चय। यार समान समुच्चय क्या है, ए और बी मेरे पास दो समान समुच्चय, दो समुच्चय ये समान कब होंगे, जब ए के सारे अवयव बी में आ रहे होंगे और बी के सारे अवयव ए में आ रहे होंगे। लिखवा देते हैं, ए बराबर बी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, पहला पॉइंट, ए के सभी अवयव, ए के सभी अवयव बी में आ रहे होंगे तथा 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 लगा मैं बीच में, तथा दूसरा, बी के सभी अवयव ए में आ रहे होंगे, बी के सभी अवयव ए में आ रहे होंगे। मतलब कहने की बात, सिंपल सी बात क्या है कहने की, कि यार ए के सारे अवयव बी में हो और बी के सारे अवयव ए में होंगे तो मैं दोनों को बराबर, स्कूल शब्द का अक्षर है, ठीक है। और बी मेरे पास एक समुच्चय है, क्या, बी में मेरे पास C L O S H, ये ठीक है भाई लोग। तो यार देखा जाए तो ए में कौन कौन से अक्षर है, S C H O L। भाई अपने को रिपीट करने की जरूरत है ही नहीं, पुनरावृत्ति करने की जरूरत है ही नहीं। अब इन दोनों में देखें कि यार क्या ये दोनों मेरे पास समान समुच्चय है कि नहीं है। भाई ए के सारे अवयव बी माने चाहिए, ए का पहला अवयव एस बी में आ रहा है, क्या आ रहा है, दूसरा अवयव सी ये भी आ रहा है बी में, तीसरा अवयव एच ये भी आ रहा है बी में, चौथा अवयव ओ ये भी आ रहा है बी में, और पांचवा अवयव है एल, एल भी मेरे पास बी में आ रहा है। तो ए के सारे अवयव बी में आ रहे हैं, अब बी के अवयव भी चेक कर लेते हैं। सी, दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सी यहां पे भी आ रहा है, ये रहा, फिर मेरे पास एल ये रहा, फिर मेरे पास ओ भी है, फिर मेरे पास एस ये रहा, और फिर मेरे पास एच डी है। बी के सारे अवयव ए में आ रहे हैं और ए के सारे अवयव बी में आ रहे हैं, तो यहां पे मैं बोल दूंगा ए बराबर बी। अच्छा एक बात का और खास ख्याल रखना है, अपन ने बताया था कि भाई समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। दूसरी बात क्या है, इन पे देख के लग रहा होगा कि भैया अवयवों का जो क्रम है वो मेरे पास जरूरी नहीं है। क्या है बेटा, अवयवों का क्रम जरूरी नहीं है, क्रम समान होना जरूरी नहीं है। अवयवों का क्रम इधर उधर कर देंगे तो भी अपने पास समुच्चय समान ही रहेगा। अवयवों का क्रम समान होना जरूरी नहीं है कि भैया इसमें देखो, इसमें पहले एस था, इसमें पहले सी था, है कि नहीं। तो क्रम इधर उधर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय अगर अवयवों का क्रम इधर उधर हो जाता है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी दोनों समुच्चय समान समुच्चय ही रहेंगे। क्लियर भाई लोगों। चलो अब अपन बात करते हैं तुल्य समुच्चय की। अच्छा इनको समान समुच्चयों को अपन बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स
यहां पे अपन तुल्य समुच्चय को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट देखो बहुत ही आसान है। दो समुच्चय तुल्य कब होंगे? जब उनमें अवयवों की संख्या समान होगी। दो समुच्चय तुल्य कब होंगे? जब उनमें अवयवों की संख्या समान होगी। ए तथा बी तुल्य समुच्चय कहलाएंगे। तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि ए में अवयवों की संख्या जो है वो बराबर है बी में अवयवों की संख्या के। अब जरूरी नहीं है कि अंदर क्या भरा है। मान लो एक में एक बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, एक एकदम गधा पढ़ने में। अब दोनों भाई एक समुच्चय में वो है, एक में वो है, तो भैया दोनों समुच्चय समान है। भाई हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ संख्या से मतलब। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास एक समुच्चय दे रखा है AEIOU और बी मेरे पास एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 5। हाँ भाई साहब, ये दोनों मेरे पास तुल्य समुच्चय है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5 है, और मेरे पास बी में अवयवों की संख्या भी 5 है। तो यहां पे सिर्फ अपन फोकस करेंगे किस पे बेटा? अवयवों की संख्या पर। अगर मेरे पास ए में अवयवों की संख्या बी में अवयवों की संख्या के बराबर है तो ए तथा बी दोनों मेरे पास तुल्य समुच्चय हो जाते